जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। हम सभी ने छोटे क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस इन अननोन वेरिएबल्स जो है वो सॉल्व करना सीखा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 3, 2x प्लस 9y इक्वल 8। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू अननोन्स x एंड y। और जब हमें इन्हें सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें y की वैल्यू मिलती है और फिर उस y की वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालते हैं। या एक और तरीका है कि हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस सेकंड इक्वेशन से, और फिर रिजल्ट में जो हमें मिलता है वो एक इक्वेशन मिलता है इन y, और वहां से हमें y की वैल्यू पता चल जाती है और फिर उस y की वैल्यू की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन की हेल्प से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की बात करें, कुछ इस तरह का इक्वेशन हो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स 9, 2x प्लस y प्लस 9z इक्वल्स 3, 6x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल 6। ये हमारे 3 वेरिएबल्स इन 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स हैं। अननोन्स हमारे x y z हैं, तो इन्हें भी हम सॉल्व करना जानते हैं कि किसी तरह हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस से पहले एक इक्वेशन निकालते हैं जो y z के, जैसे यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इस इक्वेशन में पुट किया तो एक इक्वेशन हमें मिला y z में। उसके बाद यहाँ से एक x की वैल्यू निकालकर उसको इस इक्वेशन में पुट किया तो फिर एक इक्वेशन हमें मिला y एंड z में, और फिर फाइनली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम y एंड z की वैल्यू निकालते हैं और फिर x की वैल्यू भी मिल जाती है। तो x y z की वैल्यूज से मतलब है हमें वो वैल्यूज मिलती हैं x y z की जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यहाँ पर भी x y सॉल्यूशन से मतलब है कि x और y की वो वैल्यूज निकालना जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो ये प्रोसेस जो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तब तक तो ठीक है जब तक हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है 3 या 4 है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाते हैं, अननोन वेरिएबल्स, जैसे मान लिया अगर हमारे पास 6 अननोन वेरिएबल्स हैं x1 to x6 और हमारे पास 6 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उस केस में उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x1 to x6 जो उन 6 लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ये बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और दिक्कत भी होती है सॉल्व करने में। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन जो है बहुत हमें हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे जो दिए हुए लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशंस है 3 अननोन, 3y प्लस 4z इक्वल्स 8, x प्लस 9z इक्वल्स 5। मान लिया ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं x y z। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें इस केस में सॉल्यूशन मिले ही। कई लीनियर इक्वेशंस, ये तो मैंने ऐसे ही रेंडमली कोई 3 लीनियर इक्वेशंस ले ली हैं अननोन्स x y z में। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस केस में हमारी जो वैल्यूज x y z की ना मिले जो इन तीनों को सेटिस्फाई करती हूँ। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई भी ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज x y और z की नहीं मिल पाती जो एक साथ तीनों दिए हुए लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यानी हर केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी होता है एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलती है x y z की, केवल एक ही सेट ऑफ वैल्यूज होगी जो दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। कई बार होता है कि एक से ज्यादा सेट ऑफ वैल्यूज x y z की हमको मिल सकती है कि x y z की कोई सेट ऑफ वैल्यूज है जो इस तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है और उनके अलावा कोई और भी वैल्यूज का सेट है x y z के जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी दिए हुए लीनियर इक्वेशंस के हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को चेक करने का तरीका जो है, मैट्रिसेस मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस की हेल्प लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है ये पता करना कि दिए हुए लीनियर इक्वेशंस जो हमारे हैं वो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो क्या यूनिक सॉल्यूशन है उन लीनियर इक्वेशंस का, और अगर यूनिक नहीं है तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उन दिए हुए इक्वेशंस के। तो इस केस में मैट्रिसेस को यूज करना बहुत फायदेमंद होता है अगर नंबर ऑफ अननोन्स हमारे ज्यादा है और लीनियर इक्वेशंस की संख्या भी ज्यादा है। तो मैट्रिसेस की हेल्प से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस का कलेक्शन है
वो सबसे पहली बात तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक, सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, यानी अगर हमारे पास m इक्वेशंस हैं इन n अननोन्स, n अननोन्स है हमारे, ये अननोन्स मान लिया x1 x2 xn है, और इन n अननोन्स में m इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो क्या कोई x1 x2 xn की कोई ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज है जो उन सारे m इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे? सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो क्या ऐसा एक ही कलेक्शन है, ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज है x1 x2 xn की जो इन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, या बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज हमें मिलेंगी x1 x2 xn की जो क्या करेंगी, इन सारे m इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो ये सब चीजें मैट्रिसेस की हेल्प से पता करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम यही देखेंगे कि कैसे दिए हुए m लीनियर इक्वेशंस को जो कि n अननोन्स में है उसको कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस वाले जो प्रॉब्लम है हमारे डेली लाइफ में भी फॉर्म होते रहते हैं। इसलिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना और ये पता करना कि हाँ उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ये सब बातें बहुत हमारे लिए यूजफुल हो जाती हैं और मैट्रिसेस उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें सॉल्यूशन पता करने में। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे हम एक दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि हमारे पास ये टोटल m लीनियर इक्वेशंस है, m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स x1 x2 अप टू xn। ये हमारा पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड, और इस तरह ये mth लीनियर इक्वेशन है। तो टोटल m लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, और अननोन वेरिएबल्स जो है वो है x1 x2 अप टू xn, ठीक। b1 जो है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो, इसी तरह b2 सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, और bm जो mth इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। तो इन लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दिए हुए इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, ax इक्वल्स b। यहाँ पर जो हमारे a11, a12, a1n, am1, am2, amn ये जो दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, कोई भी कांस्टेंट्स हैं। b1, b2, bm ये भी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, ठीक। अब जब हम लोगों ने इन m लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखा, तो यहाँ पर हमारा जो ये a है ये है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स A बनता कैसे है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A लिखने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं उसमें अननोन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे जो कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट है a11, x2 का कोफिशिएंट है a12, और ऐसे ही xn का कोफिशिएंट है a1n। तो कुछ इस तरह से लिखा हम लोगों ने। सेकंड इक्वेशन जो है उसमें दिख रहा है x1 का कोफिशिएंट हमारे पास है a21, x2 का कोफिशिएंट a22 और xn का कोफिशिएंट a2n। इसी तरह जब mth इक्वेशन पे हम आते हैं तो x1 का कोफिशिएंट am1, x2 का कोफिशिएंट am2 और ये लास्ट में xn का कोफिशिएंट amn। तो इस तरह से कुछ हम लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स A को। यहाँ पर जो ये कैपिटल X दिख रहा है ये है कॉलम मैट्रिक्स जो कि अननोन वेरिएबल्स x1, x2, xn से बना हुआ है। और ये जो मैट्रिक्स B दिख रहा है हम लोगों को, ये कैपिटल B, ये क्या है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि ये कॉन्स्टेंट्स b1, b2, bm जो है दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमारा बन रहा है, ठीक। तो ये इस तरह से हम दिए हुए लीनियर इक्वेशंस को कुछ मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। अब अगर ये हमारा जो मैट्रिक्स B है ये अगर जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, B इक्वल्स 0 0 0, इस तरह से हमारा कुछ जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। ये सारी वैल्यूज b1 भी जीरो हो गई, स्मॉल b2 भी जीरो हो गया, bm भी जीरो हो गया, तो ये कैपिटल B जो हमारा बनता है ये एक जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। और उस केस में हम इस दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कहते हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ, उस केस में b इक्वल 0
तो ये हो जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। और उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ए एक्स इक्वल वी, वो कुछ इस फॉर्म का दिखता है। ये हमारा दिखता है ए एक्स इक्वल 0। ठीक, तो ये है हमारा मैट्रिक्स नोटेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और अगर बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, किसी एक भी कांस्टेंट की वैल्यू b1 b2 bm में से अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा। और उस केस में जो ये हमें मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगा, इसे हम कहेंगे सिस्टम, ये रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, तो जब बी की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी, उस केस में ए एक्स इक्वल बी जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्स इक्वल बी रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका भी हम देखेंगे, और लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड भी देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास जो गिवन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, उनको हम लोगों ने मैट्रिक्स नोटेशन में कुछ इस तरह से लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए को चेंज करते हैं इन इशेलॉन फॉर्म। इसे हम चेंज करते हैं इशेलॉन फॉर्म में यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और इशेलॉन फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स ए को चेंज करते हैं। इशेलॉन फॉर्म में जैसे ही ये मैट्रिक्स ए चेंज हो जाता है, तो हमें क्या पता चलता है, हमें रैंक जो है वो मैट्रिक्स ए का रैंक हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो रैंक ए इक्वल मान लिया हम लोगों ने कि रैंक ए की वैल्यू हमारी स्मॉल आ रही, और नंबर ऑफ अननोन्स को अगर हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस इफ r इक्वल n, इस केस में क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, यानी इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी एक्स वाई जेड, x1 x2 xn, इनकी वो वैल्यूज, x1 x2 xn, इनकी वो वैल्यूज जो दिए हुए सारे लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करे, वो केवल एक वैल्यू होगी, एक वन सेट ऑफ वैल्यूज, वो होगी x1 इक्वल 0, x2 इक्वल 0 एंड xn इक्वल 0। तो सारे जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी, और उसी कंडीशन में जो दिए हमारे लीनियर सिस्टम, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस है, वो सेटिस्फाइड होंगे इन वैल्यूज से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा इफ r इज लेस देन n। इफ r इज लेस देन n, तो r की वैल्यू जब लेस देन n है, उस केस में n माइनस वेरिएबल्स को हम खुद वैल्यूज देंगे, और रिमेनिंग वेरिएबल जो है फिर उन्हीं के टर्म्स में हम इवेल्युएट करेंगे। तो क्योंकि जो n माइनस वेरिएबल्स को हम वैल्यूज देंगे, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर c हो सकता है, तो इस केस में क्या होता है, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है इस केस में मिलते हैं। ठीक, बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं x1 x2 xn की, इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn, जो कि दिए हुए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। अब r की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन n नहीं होगी। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, हमारे पास है इक्वेशन ए एक्स इक्वल 0। ठीक, तो ये अगर हमारा a कोई मैट्रिक्स है जो m by n ऑर्डर का है, तो x मैट्रिक्स क्योंकि एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये n by 1 ऑर्डर का होना चाहिए। अब जब हम इस मैट्रिक्स a का रैंक निकालते हैं जो कि m by n ऑर्डर का है, तो रैंक की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस दिए हुए मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेफिनेशन जब हम लोगों ने रैंक की देखी थी, तो देखा था कि हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हैं जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, whose determinant is not equal to 0 by definition of rank, whose determinant is not equal to 0, whose determinant is not equal to 0। ठीक, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इससे एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना है।
तो m और n में जो भी छोटी क्वांटिटी होगी उसी ऑर्डर का हमें सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा। मान लिया m जो है वो m से छोटा है, तो उस केस में हमारा रैंक जो है वो वैल्यू क्या होगी, n या उससे कोई छोटा नंबर होगा। ठीक, और अगर m n से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, रैंक जो है वो या तो m के इक्वल होगा या उससे कोई छोटा नंबर होगा। ठीक, तो दोनों ही केस में देखते हैं। m इस केस में क्या है हमारा, m लेस देन इक्वल टू n, तो यानी रैंक अगर m भी आता है तो वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n ही होना चाहिए। ठीक, तो जब भी रैंक की हमारी बात होगी तो वो या तो n के बराबर या n से छोटा कोई नंबर होगा। ठीक, या दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि रैंक जो है वो n से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास दो ही केसेस बनते हैं, पहला है रैंक इक्वल टू n और सेकंड रैंक इज लेस देन n। यही दो केसेस हमारे पास आएंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो वर्किंग रूल अभी हम लोगों ने देखा लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन ax इक्वल 0 को सॉल्व करने का, उसे अप्लाई करके देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। हमारे पास ये तीन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, ax इक्वल्स, जहां पर ये कैपिटल A जो है वो हमें कैसे मिलेगा, x का कोफिशिएंट, फिर y के संग भी जो नंबर मल्टीप्लाइड है 1, z के संग जो नंबर मल्टीप्लाइड है 1। ठीक, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 5, z का कोफिशिएंट 7। और थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -5 और z का कोफिशिएंट 3। कैपिटल X जो है वो हमारे अननोन्स हैं, तो x y z 3 अननोन्स है हमारे पास, x y z इक्वल्स 0 मैट्रिक्स 0 0 0। ठीक, तो ये हमारा कुछ मैट्रिक्स नोटेशन हो गया दिए हुए लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का। अब वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम ये जो मैट्रिक्स A है हमारा, इसे इशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। तो इशेलॉन फॉर्म में जो चेंज करने का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा ये 1 है, इसकी हेल्प से इस 2 और इस 2 जो इसके नीचे के एलिमेंट है 1 के, उसको हम 0 बनाएंगे यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 minus 2R1 and R3 replaced with R3 minus 2R1। ये हम लोगों ने ई रो ट्रांसफॉर्मेशंस को कैसे अप्लाई करना है ये पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे किसी मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब ये हम अप्लाई करते हैं, ये ई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स ए जो होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है मैट्रिक्स 1 1 1 0 3 5 0 -7 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है ताकि उस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे के एलिमेंट को 0 कर सके। तो यहाँ 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी तरीका अपना सकते हैं किसी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन को। जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगाया है उसके लिए क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने R2 को रिप्लेस कर दिया है 2R2 से, या -2R2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट रो वैसा ही रहा हमारा, सेकंड रो हो गया 0 -6 -10 और थर्ड रो भी वैसे का वैसे ही रहा। अब क्या किया हम लोगों ने, इस थर्ड रो को ले जाकर सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा एलिमेंट 1 हो जाएगा। यानी इसके लिए हम लोगों को क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। R2 को हम लोगों ने रिप्लेस किया R2 minus R3। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो देखते हैं हमें मिलता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिसका फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड रो हमारा क्या हो गया, सेकंड रो हमारा 0। अब क्या किया गया है, रो 2 में से रो 3 को माइनस किया गया, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, -6 में से -7 यानी 1, -10 में से -1 यानी -11 और ये लास्ट रो हमारा हो जाएगा 0 -7 1। अब इस 1 की हेल्प से हम -7 वाला जो एलिमेंट है उसको 0 बना सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन R3 रिप्लेस्ड विथ R3 प्लस 7 R2। ठीक, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो हमारा मैट्रिक्स ये जो होता है वो एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज होगा, जो कुछ इस तरह से होगा 1 1 1 0 1 -11। और इस रो पे जब हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, इस रो में 7 टाइम्स रो 2 को लाकर मल्टीप्लाई किया, इस रो में 7 मल्टीप्लाई किया और इसको लाकर इसमें ऐड किया, तो ये एलिमेंट 0, यहाँ 7 मल्टीप्लाई
और इसमें ऐड हुआ तो 0, यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया तो -77 और +1 तो यानी -76। अब इस रो को अगर हम R3 को रिप्लेस कर देते हैं -1/76 R3 से, तो हमारा जो मैट्रिक्स है, अभी यहाँ पर भी हमारा इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है, लेकिन इशेलॉन फॉर्म का जो सेकंड क्राइटेरिया था कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हर रो का 1 होना चाहिए, उसके लिए इसको 1 करने के लिए हम लोगों ने -1/76 R3 से रिप्लेस किया R3 को, तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो गया। नाउ इट इज इन कम्प्लीटली इन इशेलॉन फॉर्म। अब हम रैंक ए जब निकालते हैं तो रैंक ए की वैल्यू हमारी दिख रही है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी 3। रैंक ए हमारा हो गया 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स n जो है वो हमारे क्या है XYZ यानी वो भी 3। ठीक, तो अगर रैंक को हम R से डिनोट करते हैं तो हम देखते हैं कि R = n हमारा केस बना, और इस केस में हम जानते हैं कि जीरो सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, यानी तीनों जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू x = y = z = 0 होगी, यानी केवल यही सेट ऑफ वैल्यूज है XYZ की जो दिए हुए तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएगी। इस सेट ऑफ वैल्यूज के अलावा कोई भी हमें सेट ऑफ वैल्यूज XYZ की नहीं मिलेंगी जो दी हुई तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। ठीक, तो इस केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन मिला। अभी हम लोगों ने लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए R = n वाला केस जो है उसको सॉल्व किया। अब हम जो है R <n वाला केस जो है उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं इन 3 अननोन्स x, y and z। तो इसे कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, चाहे तो AX = कोफिशिएंट मैट्रिक्स A लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14। कैपिटल X हमारा हो गया XYZ एंड 0 इज 0 मैट्रिक्स 0 0 0। ओके, तो ये मैट्रिक्स नोटेशन हो गया दिए हुए लीनियर इक्वेशंस को जब हम लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा। उसके बाद इस मैट्रिक्स ए को हम चेंज करते हैं इशेलॉन फॉर्म में। तो इशेलॉन फॉर्म में ये हमारा एलिमेंट 1 जो है इसकी हेल्प से हम नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 बनाते हैं यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 - 2R1 एंड R3 रिप्लेस्ड विथ R3 - R1। तो जब हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें फर्स्ट रो तो वैसे का वैसे ही मिलेगा। सेकंड रो में क्या किया गया है, हम लोगों ने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और इसको -1 में से माइनस किया तो -7। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया -4 और उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 4 - -4 यानी 4 + 4 यानी 8। अब क्या किया, R3 के लिए R3 में से R1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 यानी 0, -11 -3 यानी -14, 14 -2 यानी 14 + 2 यानी ये हमारा हो गया 16। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है उसे 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही इसके नीचे का एलिमेंट जो है हमारा 0 हो जा रहा है। तो 1 वाला क्राइटेरिया जो है वो इशेलॉन फॉर्म के लिए बहुत जरूरी नहीं होता है। 1 केवल इसलिए बनाते हैं कि उसकी हेल्प से नीचे के एलिमेंट्स को 0 कर सके और इशेलॉन फॉर्म में आसानी से चेंज हो सके। तो यहाँ पर ये -7 की हेल्प से ही हमारा -14 0 हो जाएगा यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन R3 रिप्लेस्ड विथ R3 - 2R2। ठीक, या तो एक काम कर सकते हैं, हम R3 को पहले 2 से डिवाइड कर दें और फिर R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये 2 स्टेप को एक स्टेप में मैंने करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हो गया 1 3 -2 0 -7 8। अब इस रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसे फिर रो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही रहा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14, तो -14 - -14 यानी 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 16 - 16 यानी 0। तो ये हमारा इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अगर किसी को मन हो कि मुझे ये एलिमेंट भी 1 करना है तो इस पूरे रो को -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमें रिजल्ट मिलेगा। वैसे ये यहाँ पर भी इशेलॉन फॉर्म में चेंज हो चुका है। और रैंक ए जो हमारा है वो है रैंक ए = 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो हमारे क्या है 3 XYZ। यानी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा R <n वाला केस चल रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम n - r वेरिएबल्स, n - r यानी 3 - 2 = 1,
यानी ये जो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे x, y, z अननोन वेरिएबल, इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमें खुद वैल्यू देनी पड़ेगी, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू, और उस आर्बिट्ररी वैल्यू के टर्म्स में ही बाकी बचे 2 वेरिएबल्स कैलकुलेट होंगे। ठीक, अब ये जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन सिस्टम था ax इक्वल 0, वो इक्विवेलेंट है किस इक्वेशन के? ये जो ax इक्वल 0 है, इसकी जगह, इस a की जगह हम ये जो इशेलॉन फॉर्म में हमारा जो मैट्रिक्स मिला है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में जो इशेलॉन फॉर्म में लिखने पर a को मिल रहा है और जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन था उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो हम कुछ ax इक्वल 0 को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म दिस। ओके, अब इससे सॉल्व करते हैं जब हम, तो देखते हैं रो बाय कॉलम रूल जब हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 0, ये फर्स्ट हमको इक्वेशन मिला। यहाँ पर हमारा -7 था, तो ये सेकंड रो जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -7y प्लस 8z इक्वल 0, ये 2 इक्वेशन ही मिले, जबकि हमारे पास अननोन वेरिएबल्स 3 है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, किसी एक वेरिएबल्स को x, y, z में से किसी भी एक को, जिसकी भी हमें जिसे भी मन हो उसे हम कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाले इक्वेशन से हमारे पास है 7y इक्वल 8z। ठीक, तो अगर हम z की वैल्यू c पुट करते हैं, टेकिंग z इक्वल c, तो यहाँ से हमें मिलता है y इक्वल 8/7c। ठीक, ये y की वैल्यू होगी, और जब z और y की वैल्यू है तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं x इक्वल 2z माइनस 3y, z की वैल्यू हमारे पास c है, माइनस 3y की वैल्यू 8/7c। ठीक, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 14c माइनस 24c डिवाइडेड बाई 7, यानी माइनस 10/7c। यानी हमारे पास एक कलेक्शन मिलता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y, z, जो कि दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। x इक्वल हो गया हमारे पास -10/7c, y हो गया 8/7c, और z की वैल्यू हो गई c। ये जरूरी नहीं है कि z को ही c वैल्यू दी जाए, यहाँ पर हम चाहते तो y को भी c वैल्यू दे सकते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक वेरिएबल को हम वैल्यू देंगे, किसी ऐसे वेरिएबल को देते हैं जिससे बाकी वेरिएबल्स आसानी से निकल जाएं। तो ये जो हमारा है, ये कंस्टिट्यूट करता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर हमारा जो c है कांस्टेंट, वो कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले सकता है, c को हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, c की जैसे ही हम वैल्यू कुछ देंगे तो हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगी x, y, z की, जो दिए हुए तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। और c की वैल्यू, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर हम दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ जो सॉल्यूशन है x, y, z के जो सेट ऑफ वैल्यूज है, वो इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हमको मिलेंगी, यानी बहुत सारे सेट ऑफ वैल्यूज x, y, z की मिलेगी, जो क्या करेंगी, दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। सपोज हमने x की वैल्यू, c की वैल्यू 1 पुट की, c की वैल्यू 1 पुट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 8/7, और x की वैल्यू हो जाएगी -10/7। ठीक, तो जब हम जाकर इन वैल्यूज को x, y, z की वैल्यूज को दिए हुए तीनों इक्वेशंस में रखेंगे तो देखेंगे ये तीनों वैल्यूज जो है वो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। इसी तरह अगर हम कुछ सिंपल सा एक वैल्यू लेते हैं, z की वैल्यू मान लिया हम लोगों ने 7, तो इस केस में y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 और x की वैल्यू हो जाएगी -10। तो देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये इस सेट ऑफ वैल्यूज को हम कहते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और c के फॉर्म में जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन, जो सारे सॉल्यूशंस को एक साथ कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, तो ये वैल्यूज जो हमें मिली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसको हम चेक कर सकते हैं जाकर दिए हुए इक्वेशन में कि हाँ ये इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमारे पहला जो इक्वेशन था वो था x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 0। एग्जाम में ये सब आपको नहीं करना है, एग्जाम में जो हमारा ये पार्ट आया था यही हमारा आंसर था, ये जो हम लोगों ने निकाला था 8/7c z इक्वल c, बस यही तक हमारा आंसर था।
लेकिन खुद के लिए हम चेक करने के लिए देख सकते हैं कि सी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हमें सेट ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड की मिलती है वो सच में दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो ये पहला इक्वेशन था, एक्स की वैल्यू -10, 3 इंटू वाई की वैल्यू 8 तो 24, माइनस जेड की वैल्यू 7 तो -14। ठीक, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं -24 + 24 यानी ये 0 इक्वल RHS। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सेकंड इक्वेशन था हमारा 2x - y + 4z = 0। तो x की वैल्यू -10 यानी -20 हो गया, -8 + 28, तो ये भी देख रहे हैं सेटिस्फाइड है, LHS = RHS हो जाएगा। और थर्ड इक्वेशन था x - 11y + 14z = 0। तो x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 8 यानी -88 हो गया हमारा, और z की वैल्यू 14। तो 14 में जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 98। ठीक, तो ये भी देख रहे हैं हम, ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड है, यानी ये कलेक्शन जो है वो हमारे दिए हुए तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह सी की और डिफरेंट वैल्यूज जब हम लेंगे तो उसके लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी, सेट ऑफ वैल्यूज, वो वैल्यूज भी इन दिए हुए तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो इसलिए इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड की